नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं, जो हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट कवर कर दिया है, तो हम सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका अंगक क्या होता है यहाँ से आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका अंगक क्या होता है? तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विशिष्ट कार्य करने के लिए झिल्ली से घिरे छोटे अंग होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? कोशिका अंगक बोला जाता है। तो इसमें पहला आता है आपका अंतर्द्रवी जालिका। इसे बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर से बोलते हैं हम। ठीक है, अंतर्द्रवी जालिका। तो यह झिल्ली युक्त, नलीदार और सीट जैसी संरचनाओं का एक बड़ा नेटवर्क है, जो दो प्रकार होता है। मतलब एक तरीके से एक नलीदार झिल्ली युक्त शीट होती है जो अंतर्द्रवी जालिका होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है खुरदुरी और दूसरा होता है चिकनी। तो जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका होती है, ये क्या होता है देखिए। तो इसमें इसकी सतह पर होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। और यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मतलब जो बॉडी में प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है? खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका में, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कभी आपको एग्जाम में आता है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम कहाँ, किसकी सतह पर होता है? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका के। इसे बोलते हैं हम रफ ईआर। ठीक है। दूसरा होता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इसे हम स्मूथ ईआर बोलते हैं। यह किससे बना होता है? तो ये वसा और स्टेरॉइड या लिपिड बोलते हैं, जिससे इसके अणुओं को बनने में मदद करती है। तो जो वसा शरीर में बनती है या जो स्टेरॉइड बनता है, लिपिड जिसे बोलते हैं, ये उनके अणुओं को बनाने में मदद करती है। विशेष कार्य क्या होता है? तो जो यकृत मतलब जो लिवर होता है, कोशिकाओं में विषैले पदार्थों और दवाओं को प्रभावहीन करने में एसईआर की बहुत भूमिका होती है। एसईआर का मतलब क्या हुआ? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की भूमिका होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विषैले पदार्थ होते हैं या जो दवाओं को प्रभावहीन करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की होती है। फिर आपके पास झिल्ली जीवात जनन क्या होता है? तो जो ईआर होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में जो ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन और लिपिड होता है, इसका उपयोग कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किया जाता है। तो मतलब जो राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाता है, उसका कार्य होता है क्या करने के लिए? कोशिका झिल्ली बनाने में किया जाता है। तो ये है खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका और ये है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार अंतर पूछा जाता है कि इनमें क्या अंतर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कोशिका दिख रही होगी। ये तीन कोशिकाएं हैं। पहला आपको दिख रहा होगा, ये एक जीवाणु की कोशिका है, दूसरा पादप कोशिका है और तीसरा जंतु कोशिका है। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है जो जीवाणु का होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइबोसोम है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव्य है। इन सब के बारे में हमने बात करी है। ऐसे ही जो पादप कोशिका होती है, इसमें ये राइबोसोम से छोटे दिख रहे होंगे। ये कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक जिसमें हम आगे बात करेंगे। ये रसधानी होती है, ये बड़ी सी आपको दिख रही होगी, ये वाला। ये कोशिका झिल्ली होती है, बाहर इसके होता है। ये केंद्रक जिस पर हमने बात करी थी, केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है। अंतर्द्रवी जालिका होती है, जिस पर हमने अभी भी बात करी। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कोशिका द्रव्य होता है। बाकी ये गोल्जी इकाई है और ये राइबोसोम्स है इसमें, प्रारूपी जंतु कोशिका में। ठीक है, तो कभी कभी इसका चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो ये भी आपको याद रखना है और साथ साथ उनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे आपके पास आएगा गोल्जी उपकरण क्या होता है। तो क्योंकि इस उपकरण की खोज या इस जो गोल्जी उपकरण होता है, इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी उपकरण का खोज की थी। तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी उपकरण। ये इस तरीके से होता है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ समांतर पट्टिकाएं होती हैं जो आपको दिख रही होगी, ये वाली। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये वाले, इसे पुटिकाएं बोलते हैं हम। और इसमें जो ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, तो संरचना कैसी होती है? तो यह एक दूसरे के समानांतर रखी चपटी पुटिकाएं
पुटिकाओं का समूह है जिन्हें कुंडिकाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको दिख रहा होगा ये वाली है। तो ये चपटी पुटिकाएं होती हैं और इन पुटिकाओं को कहा जाता है कुंडिकाएं, सिस्टर्न इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्य क्या होता है, ईआर मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो द्रव जालिका, ये है अंतर्द्रवी जालिका है, इसमें जो पदार्थ बनते हैं, इसमें बने पदार्थों को पैक करना, रूपांतरित करना और कोशिका के अंदर व बाहर भेजना। मतलब ये एक तरीके से कोशिका के अंदर बाहर जो ईआर में बने पदार्थ होते हैं उन्हें एक तो पैक करता है, पैकेजिंग का काम इसका होता है एक तरीके से, उन्हें रूपांतरित करता है और कोशिका के अंदर व बाहर भेजता है। सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। शक्कर मतलब जो शुगर लेवल हमारे बॉडी में होता है, तो ये उससे जटिल शक्कर बनाता है। और तीसरा यहाँ पे लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेना। तो ये जो लाइसोसोम बनता है वो भी किसमें बनता है, गोल्जी उपकरण होता है। ठीक है, तो ये आपके पास गोल्जी उपकरण किसने खोज की थी, संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास होता है लाइसोसोम। आगे आपके पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, तो ये झिल्ली से घिरी एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। और ये जो एंजाइम हैं ये किससे बने होते हैं, जो आरईआर है, आरईआर का मतलब हुआ खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका, इससे बने होते हैं। कार्य क्या होता है इसका, तो ये कोशिका का जो अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, उसे निपटाता है, एक तरीके से डिस्पोज करता है। यह बाहरी कचरे और पुरानी कोशिकाओं को पचाकर साफ करता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर जो वेस्ट पार्ट होता है वो होता है, और ये बहुत विषैला होता है, मतलब बहुत ज्यादा विषैला होता है। तो कभी कभी क्या होता है, चोट लगने से ये जो थैली है फट जाती है, तो इसके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसमें एंजाइम, जो इसके एंजाइम होते हैं, अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं या नष्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। आगे आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है, तो ये इसकी संरचना आपको दिख रही होगी, एक झिल्ली टाइप की होती है, दोहरी झिल्ली इसमें होती है। तो अंदर वाली झिल्ली अंदर को मुड़ी होती है, आपको दिख रहा होगा ये संरचना जो अंदर को मुड़ी हुई है, और एक बाहर वाली झिल्ली होती है। इसके अंदर डीएनए होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये वाले ये डीएनए है, और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, देखिए संरचना कैसी होती है, तो यह दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि जो भीतरी झिल्ली होती है वो अत्यधिक वलित होती है। वलित मतलब अंदर को मुड़ी होती है, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये जो मुड़ी है ना, इसी को बोला जा रहा है, जो अंदर वाली जो झिल्ली है वो वलित होती है, अंदर को मुड़ी होती है। इसे हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं, मतलब कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अंग को या जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो यह कोशिकीय श्वसन द्वारा जो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या होता है, जब भी श्वसन होता है तो उसमें जो ऊर्जा बनती है ये उसे उत्पन्न करता है, मतलब किसके फॉर्म में, एटीपी। एटीपी होता क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एक तरीके से ऊर्जा की इकाई होती है। तो यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो एटीपी होती है ये ऊर्जा मुद्रा इसे कहा जाता है। ठीक है, विशेषता क्या होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है। और जब भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसकी आपूर्ति कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसे
ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे आपके पास है लवक क्या होते हैं, प्लास्टिड, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है लवक। इसमें ये झिल्ली है, इसकी जो भीतरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है, इसके अंदर ये डीएनए है जो आपको दिख रहा होगा, ये राइबोसोम्स है, छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं, और यहाँ पे पीठिकाएं होती हैं जो आपको दिख रही होगी ये वाली। ठीक है, तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो लवक होता है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जो हमने बात करी अभी। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोला जाता है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, इसमें हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। किसे, हरित लवक को, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें जो मदद करता है वो करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसीलिए इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। यह रंगीन मतलब लाल, पीले या नारंगी रंग के होते हैं, और जो चाहे वो फूल हो चाहे वो फल हो, इन्हें जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, वर्णी लवक करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्णी लवक जो फूल होते हैं या फल के जो अलग अलग रंग होते हैं वो वर्णी लवक के कारण ही होता है। तीसरा होता है अवर्णी लवक। ये क्या होते हैं, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। यह रंगहीन या सफेद होते हैं, और इनका जो मुख्य कार्य होता है, चाहे वो स्टार्च हो, तेल हो या जो प्रोटीन हो, उसका संचयन करते हैं। ठीक है, तो ये काम है किसका, अवर्णी लवक का। तो ये थे लवक, और उसके जो 3 प्रकार है उस पर हमने बात की। आगे आपके पास है जो रसधानी होती है। रसधानी क्या होती है, तो यह ठोस या तरल पदार्थों का, जो तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। मतलब जो ठोस और तरल पदार्थ होते हैं वो इन्हीं थैलियों में संग्रहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। पादप कोशिकाओं में जो रसधानी होती है बहुत बड़ी होती है, कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% हिस्सा ले सकती है। ये कोशिका को जो स्फीति होती है या कठोरता होती है वो प्रदान करती है। ठीक है, तो वो काम किसका होता है, राजधानी का होता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में छोटी होती है और अस्थायी होती है। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा की जो खाद्य राजधानी होती है, ये भोजन को संग्रहित करती है। ठीक है, तो ये आपके पास राजधानी पादप कोशिका में क्या होती है और जंतु कोशिका में किस प्रकार होती है। आगे आपके पास है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, जिसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जो पुरानी मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं के बनने और जनन के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। मतलब जो हमारी पुरानी कोशिकाएं होती हैं या जो मृत कोशिकाएं होती हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाओं के बनने को ही क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार होता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन, जिसे हम मिटोसिस बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, तो यह प्रक्रिया कायिक कोशिकाओं शरीर की सामान्य कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत करता है। मतलब ये क्या करता है, एक तरीके से हमारी कोशिकाओं में मरम्मत करता है और वृद्धि करता है। एक मात्र कोशिका, एक जो मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिकाएं बनाती है। आपको दिख रहा होगा ये है, ये मातृ कोशिका है, और इससे 2 समान क्या बनते हैं, संतति कोशिकाएं बनती है। इसे हम मदर को सेल बोलते हैं और इसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर होती है। मतलब इन दो जो इससे बने हुए हैं, इनमें जो गुणसूत्र होंगे वो उतने ही होंगे जितने मातृ कोशिका में है। तो इसे बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। ठीक है, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इससे ये क्या होता है, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में युग्मक बनाने के लिए होता है। जैसे शुक्राणु होते हैं या अंडाणु होते हैं। इसमें लगातार 2 विभाजन होते हैं, और एक मातृ कोशिका से 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है। मतलब एक जो मातृ कोशिका होती है उससे कितनी बनती है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। आपको दिख रहा होगा ये है। ठीक है, तो इससे पहले 2 बने, अब इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। तो कोशिका 1 थी और इससे 4 बन गए। और जो नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। मतलब ये मान लो, अगर मैं मान लूं
इसमें 10 गुणसूत्र हैं, तो इनमें कितने होंगे? 5-5 होंगे। समझ गए? तो ये है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कैंसर कोशिका क्या होती है। ये इस बार 9th में नया टॉपिक ऐड कर रखा है, कैंसर कोशिकाएं क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होती है। हमारे शरीर का निर्माण अरबों कोशिकाओं से होता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाएं एक नियंत्रित नियम के तहत कोशिका विभाजन करती है। मतलब जब पुरानी कोशिकाएं खराब हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो होता है कोशिका विभाजन से। पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। तो हमारे शरीर में हर दिन असंख्य कोशिकाएं जन्म लेती हैं और असंख्य कोशिकाएं मरती है। तो जो कोशिकाएं मरती हैं उनकी जगह पे नई कोशिकाएं आती हैं। अब जो कैंसर कोशिका होती है वो असामान्य कोशिका होती है, एबनॉर्मल होती है वो, जो शरीर के इस नियंत्रण तंत्र को पूरी तरीके से तोड़ देती है। कौन सा नियंत्रण तंत्र? कि पहले जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और फिर नई कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन ये क्या करती है? यह अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजित होती है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं बनाना स्टार्ट करती है तथा कभी भी नष्ट नहीं होती है। मतलब जो एक बार बन गई है वो नष्ट नहीं होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास ये नॉर्मल कोशिका है जो हमारे शरीर में बनती है, जबकि ये मतलब ये सामान्य है और ये है कैंसर कोशिका। आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे एक ही केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे हो गए। आपको दिख रहा होगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो इसे बोला जाता है कैंसर कोशिका, और इसकी रचना भी असामान्य होती है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब क्या अंतर होता है जो सामान्य कोशिका होती है और कैंसर कोशिकाओं में? तो जो कोशिका विभाजन होता है सामान्य कोशिका में नियंत्रित होता है और सुव्यवस्थित होता है, जबकि कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित होती हैं और बहुत तेज गति से बनती हैं। ठीक है, जीवन चक्र इनका, तो सामान्य कोशिका में पुरानी कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं। मतलब ये एक तरीके से अमर होती है, एक बार बन गई तो दोबारा हम इसे नहीं मार सकते हैं। आकार और संरचना कैसी होती है इसकी? तो निश्चित होती है और नियमित होती है, जबकि इसकी अनियमित होती है। जैसा आपको बताया मैंने, आकार बड़ा होता है, गहरा और असामान्य केंद्रक होता है इसमें। जो केंद्रक होगा यहाँ पे सामान्य आकार का होगा, जबकि यहाँ पे बड़ा केंद्रक होता है, गहरा होता है और असामान्य केंद्रक होता है। जो संस्पर्श संदमन होता है वो कैसा होता है? तो दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में आते ही विभाजन रुक जाता है, जबकि यह गुण खो देती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्या बनाती है? गांठ बनाती है। मतलब ये हुआ इस चीज का। जो संस्पर्श संदमन का मतलब हुआ कि जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है या संपर्क में आती है तो क्या होगा? तो जैसे ही एक दूसरी कोशिका के संपर्क में आता है तो ये विभाजन रुक जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये जो कोशिका होती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है और तरीके से गांठ बना देती है। आगे इसमें है जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार काम करती हैं, कैसे काम करती है। और ट्यूमर आपने सुना होगा, ट्यूमर कैसे बनता है। तो जब कैंसर कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती हैं तो वे एक स्थान पर जमा होकर कोशिकाओं का एक द्रव्यमान या गांठ बना लेती है। इसी को क्या बोला जाता है? ट्यूमर बोला जाता है। तो ट्यूमर बेसिकली दो टाइप का होता है। इसके प्रकार क्या होता है? तो पहला होता है सौम्य ट्यूमर, मतलब बिनाइन ट्यूमर होता है, यह अपने शुरुआती स्थान पर ही सीमित रहता है। दूसरा, यह शरीर के अन्य अंगों तक नहीं फैलता है और इसे शल्य चिकित्सा द्वारा आसानी से हटाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कहीं पे कुछ गांठ वांठ पड़ गई है तो ये होता है सौम्य, इसे हम आसानी से हटा सकते हैं। एक होता है दुर्दम ट्यूमर, मतलब ये बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है। ये आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंश रक्त या जो लसिका होती है के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती है। मतलब ये एक जगह पे नहीं रहती है, ये घूमती रहती है और नए ट्यूमर बनाती रहती है, और इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो कोशिका मतलब जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो ट्यूमर की कोशिकाएं या जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त के माध्यम से अलग अलग जगह पर जाकर नए ट्यूमर बनाने लगती हैं। कैंसर कोशिकाओं बनने के मुख्य कारण क्या है? तो जब कोशिका के डीएनए में
कोई उत्परिवर्तन मतलब कोई गड़बड़ी होती है तो जो सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है। ये किस पे होता है? डीएनए में होता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक तरीके से एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चलता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजेन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे भौतिक कारण क्या होता है, तो हानिकारक विकिरण जैसे एक्सरे हो गया या गामा किरणें हो गया या पराबैंगनी किरणें हो गया, इनसे भी कभी कभी कैंसर होता है। दूसरा रासायनिक कारक होता है, जैसे कोई तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का धुआं या ऐसी चीजें अगर लेता है रसायन तो इससे भी कैंसर होता है। और कुछ जैविक कारण होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के वायरस जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस, इससे कैंसर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, किस वायरस से आपका मतलब जो कैंसर होता है कौन से वायरस से होता है, तो इससे होता है। अब यहाँ पे कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे ऑन्कोलॉजी क्या होती है, तो कैंसर और कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। दूसरा है कार्सिनोजेन क्या होता है, तो वे पदार्थ या कारक जो कैंसर पैदा करते हैं उसे बोलते हैं हम कार्सिनोजेन। और अगला होता है मेटास्टेसिस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कैंसर कोशिकाओं का रक्त के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक फैलना, इसे बोलता हम मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये था आपके पास जो नया टॉपिक था